गुड आफ्टरनून टू यू ऑल। तो ब्रांच चेन अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म डिस्कस करते हैं। बस सुन लो, छोटी सी क्लास है। व्हाट आर ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स, कौन सी होती है? एक तो बच्चों को अमाइनो एसिड में भी कंफ्यूजन था, पूछा एसेंशियल अमाइनो एसिड्स लोग लिख रहे हैं, ऑक्टाडेकिनोइक एसिड, फैटी एसिड और अमाइनो एसिड में कोई फर्क ही नहीं छोड़ा। तो चलो बताओ, ब्रांच चेन अमाइनो एसिड कौन सी होती है? बढ़िया ना, अमाइनो एसिड का क्लासिफिकेशन तो हुआ है। विच आर, मैंने पहले एक क्लास में बताया भी था, जब प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के इनिशियल रिएक्शंस डिस्कस करी थी, कि ये जो ब्रांच चेन अमाइनो एसिड होती है, इनका मेटाबॉलिज्म लिवर में नहीं होता है, मसल्स में होता है। कौन सी होती है वो? वैलिन, आइसोल्यूसिन एंड ल्यूसिन। तो ध्यान है, पढ़ाया था। ठीक है, वापस से इसका एक रिव्यू देख लो कि कोई भी अमाइनो एसिड का मेटाबॉलिज्म होता है तो दो पार्ट्स में होता है। पहले होता है उसका अमाइनो ग्रुप का मेटाबॉलिज्म, राइट? तो अमाइनो ग्रुप के मेटाबॉलिज्म से क्या बनता है? अमाइनो ग्रुप के मेटाबॉलिज्म से क्या बनता है? क्या वेस्ट प्रोडक्ट बनता है? यूरिया बनता है। ठीक है, अमाइनो ग्रुप अगर किसी अमाइनो एसिड में से निकल जाता है, उसके बाद क्या बचता है पीछे? अल्फा कीटो एसिड। और जो भी अमाइनो एसिड है उसका कोरेस्पॉन्डिंग अल्फा कीटो एसिड। अब इस अल्फा कीटो एसिड का जो मेटाबॉलिज्म होता है वो दो डिफरेंट डायरेक्शंस में जा सकता है। आइदर द अमाइनो एसिड अल्फा कीटो एसिड कैन बी ग्लूकोजेनिक और इट कैन बी कीटोजेनिक। यानी या तो ग्लूकोज की सिंथेसिस में काम आ सकता है, जो भी इसका बाय प्रोडक्ट बनेगा वो, या फिर जो इसका बाय प्रोडक्ट बनेगा मेटाबॉलिज्म का, वो कीटोन बॉडी सिंथेसिस में काम आ सकता है। ठीक है, ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स के केस में भी यही होता है। जो इनिशियल रिएक्शन है, दैट इज द ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन एंड द ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, ये सब अमाइनो एसिड्स के लिए कॉमन रहती है। ये चीज हमेशा लिवर में होती है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, जो अल्फा कीटो एसिड्स का मेटाबॉलिज्म है, जो ग्लूकोजेनिक या कीटोजेनिक डायरेक्शन में जा रहा है, दैट मेटाबॉलिज्म विल बी कैरिड आउट इनसाइड मसल्स। ठीक है, तो ये डिफरेंस है ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स और बाकी जो अमाइनो एसिड्स हैं उनके मेटाबॉलिज्म में। Branch chain amino acids are valine, isoleucine and leucine. They are metabolized in the muscle because the enzyme branch chain alpha keto acid, यानी जो भी इसकी alpha keto acid है, उसकी decarboxylase and dehydrogenase enzyme complex is present only in muscles and it is absent in liver. इसीलिए ये सिर्फ मसल्स में मेटाबोलाइज होती है। अब क्या मतलब है कि हम कहते हैं कि कौन कौन सी अमाइनो एसिड्स, कुछ अमाइनो एसिड ग्लूकोजेनिक होती है, कुछ कीटोजेनिक होती है, एंड सम आर बोथ, जो आइदर इट कैन बी ग्लूकोजेनिक एंड कीटोजेनिक। तो इसमें से देख के बताओ, कौन सी ब्रांच चेन अमाइनो एसिड ग्लूकोजेनिक है? पढ़ के तो सही बोलो यार, ग्लूकोजेनिक कौन सी है? वैलिन। हाँ, ग्लूकोजेनिक वैलिन। कीटोजेनिक ल्यूसिन, एंड विच इज बोथ आइसोल्यूसिन। ठीक है, तो तीनों कंपार्टमेंट में एक एक एंजाइम आ गई, एक एक अमाइनो एसिड आ गई। अब इसका क्या मतलब है कि ग्लूकोजेनिक है या कीटोजेनिक है? तो इसमें देखो, जितनी भी रेड कलर से लिखे हुए नाम है, दीज अमाइनो एसिड्स आर ऑल ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड्स। जो ग्रीन से लिखे हुए हैं, दे आर ऑल कीटोजेनिक, और जो पर्पल कलर से हैं, दे आर बोथ, दे कैन बी ग्लूकोजेनिक और कीटोजेनिक। ग्लूकोजेनिक होने का मतलब है कि इनकी जो भी अमाइनो एसिड्स है, इनका जब अमाइनो ग्रुप निकल जाता है तो पीछे जो अल्फा कीटो एसिड बचती है, जब उसका मेटाबॉलिज्म होता है तो उसका एंड प्रोडक्ट जो है, इट विल बी आइदर पाइरुवेट और इट विल बी एनी इंटरमीडिएट ऑफ द टीसीए साइकिल, ताकि वो रिवर्स में जाके ग्लूकोनियोजेनेसिस करा के ग्लूकोज बना सके। ठीक है, ये कंसेप्ट क्लियर है कि वाई अमाइनो एसिड्स आर ग्लूकोजेनिक। ऐसे ही जो ग्रीन वाली दो अमाइनो एसिड्स है, ल्यूसीन एंड लाइसिन, दे आर प्योरली कीटोजेनिक, बिकॉज ये या तो एसिटाइल को एंजाइम में बनाते हैं या फिर डायरेक्टली एसिटो एसिटेट बनाते हैं। तो एसिटो एसिटेट इटसेल्फ इज अ कीटोन बॉडी, and acetyl coenzyme A will also lead to the synthesis of ketone body. So therefore these amino acids are known as ketogenic amino acids.
और ये जो पर्पल कलर में लिखी हुई है बाकी सारी अमाइनो एसिड, ये आप देखो दोनों जगह प्रोडक्ट्स बना रही है। ये टीसीए साइकिल के प्रोडक्ट्स भी बना रही है और ये एसिटाइल कोएंजाइम है एज वेल एज एसिटोएसिटेट भी बना रही है। सो दीज आर बोथ ग्लूकोजेनिक एंड कीटोजेनिक। दिस इज द हर अमाइनो एसिड का जो मेटाबॉलिज्म होता है वो इट बॉइल्स डाउन टू दिस। ये अमाइनो ग्रुप तो निकल गया यूरिया बनाने में, बाकी जो बचा कि अल्फा कीटो एसिड वो या तो ग्लूकोज बनाने के काम आएगा या फिर कीटोन बनाने के काम आएगा। पहले डिस्कस करते हैं वैलिन का। वैलिन अभी बताया था, वैलिन इज अ ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड। ठीक है, तो इट विल फॉर्म सक्सिनिल कोएंजाइम ए। पहला स्टेप तो कॉमन होता है सब में, ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन का। दिस हैपेंस इन लिवर। यहाँ पे जो अल्फा कीटो ग्लूटारेट है दैट विल एक्ट एज द एक्सेप्टर ऑफ अमाइनो ग्रुप फ्रॉम द, जो भी अमाइनो एसिड का मेटाबॉलिज्म होने वाला है उससे अमाइनो ग्रुप ले लेता है एंड इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू ग्लूटामेट। ये ग्लूटामेट जो है ये फिर अमाइनो ग्रुप को रिलीज करने के काम आता है, जो फर्दर फिर यूरिया साइकिल में काम आ जाता है। तो जब वैलिन में से अमाइनो ग्रुप निकल गया तो इसकी जो अल्फा कीटो एसिड बनती है दैट इज नोन एज अल्फा कीटो वैलेरेट। फिर इसके बाद इसका मेटाबॉलिज्म होता है मसल के अंदर, जहाँ एंजाइम आती है ब्रांच चेन अल्फा कीटो एसिड डीकार्बोक्सिलेज एंड डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स। ये एंजाइम इन तीनों अमाइनो एसिड्स के लिए कॉमन है, बिकॉज ये कोई स्पेसिफिक नहीं है कि वैलिन के लिए अलग है, आइसोल्यूसिन ल्यूसिन के लिए अलग है। तीनों के लिए कॉमन एंजाइम है ब्रांच चेन अल्फा कीटो एसिड डिहाइड्रोजनेज एंड डीकार्बोक्सिलेज कॉम्प्लेक्स। This will convert the alpha keto acid of valine into methyl acrylyl CoA. अब यहाँ से बहुत सारी रिएक्शंस होती है, दैट इज आई थिंक आउट ऑफ योर स्कोप, बट इसका जो लास्ट में प्रोडक्ट्स बनते हैं वो थोड़ा सा ध्यान से देख लो। इससे बनता है डी मिथाइल मैलोनिल CoA। ये इसके एल फॉर्म में कन्वर्ट होता है बाय एन एंजाइम रेसिमेज, और एल फॉर्म जो है दैट विल फाइनली गेट कन्वर्टेड इनटू सक्सिनिल कोएंजाइम। तो टीसीए साइकिल के अलावा अगर कहीं सक्सिनिल कोएंजाइम में बनता है तो वो इसी मल्टी स्टेप प्रोसेस से बनता है, मिथाइल मैलोनिल कोएंजाइम ए के कन्वर्जन से। ठीक है, तो ऐसे वैलिन से बन गया सक्सिनिल कोएंजाइम में। दिस सक्सिनिल कोएंजाइम में विल एंटर टीसीए साइकिल, और अगर जरूरत पड़ती है तो रिवर्स में जाके ग्लूकोनियोजेनेसिस से ग्लूकोज बन सकता है। नाउ कमिंग टू द कीटोजेनिक अमाइनो एसिड दैट इज ल्यूसीन। ल्यूसीन बनाएगी एसिटोएसिटेट। फर्स्ट स्टेप वही है ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन, इससे इसकी अल्फा कीटो एसिड बनती है, इसका नाम है अल्फा कीटो आइसोकैप्रोएट। This will get converted by the branch chain enzyme and it will get converted into methyl crotonyl CoA. ये एक तरह का फैटी एसिड बन जाता है बहुत लॉन्ग चेन का, और इसका बीटा ऑक्सीडेशन होता है। बीटा ऑक्सीडेशन से बनता है एसिटाइल कोएंजाइम में, और एसिटाइल कोएंजाइम में से बनता है एसिटोएसिटेट। तो इस तरह से ये कीटोन बनाने में काम आ जाता है। Now coming to the third amino acid that is both glucogenic and ketogenic, which is isoleucine. ठीक है, तो आइसोल्यूसिन से दो प्रोडक्ट बन सकते हैं, सक्सिनिल कोएंजाइम में भी बन सकता है जो हमने वैलिन के केस में देखा था, और एसिटोएसिटेट भी बन सकता है जो हमने अभी ल्यूसिन के केस में देखा था। अगेन फर्स्ट रिएक्शन इज सेम, ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन। इससे इसका अल्फा कीटो एसिड निकल के आएगा दैट इज अल्फा कीटो मिथाइल वैलेरेट। दिस विल गेट कन्वर्टेड इनटू टिग्लिल CoA by the branch chain alpha keto acid decarboxylase dehydrogenase complex। ये बनाता है प्रोपियोनिल CoA। ठीक है, प्रोपियोनिल CoA एक 3 कार्बन एटम की मान लो फैटी एसिड का ब्रेकडाउन प्रोडक्ट है।
This can get carboxylated by an enzyme propionyl CoA carboxylase into methyl manonyl CoA. ये रिएक्शन भी पढ़ी होगी, बीटा ऑक्सीडेशन पढ़ाया होगा जब कभी भी कोई ऑड चेन फैटी एसिड होती है ना, जब उसका ब्रेकडाउन होता है तो लास्ट में जो है वो एक प्रोपियोनिल कोए एंजाइम मॉलिक्यूल भी निकल के आता है, क्योंकि ऑड चेन है तो एक 3 कार्बन एटम का प्रोपियोनिल कोए भी निकल के आता है। तो उस केस में जो प्रोपियोनिल कोए निकल के आता है वो ड्राइव किया जाता है सक्सिनिल कोएंजाइम में बनाने के प्रोसेस में। ठीक है, वही रिएक्शन है, रेसिमेज इसको डी फॉर्म को एल फॉर्म में कन्वर्ट करेगी एंड देन म्यूटेज इसको सक्सिनिल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट करेगी। बट द टिग्लिल कोए which is formed can also be driven towards the formation of directly acetyl coenzyme A, which can later form acetoacetate. तो ये दोनों चीजें बना सकती है डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी, सक्सिनिल कोएंजाइम A एज वेल एज एसिटोएसिटेट। तो ये तो इसका मेटाबॉलिज्म था, कुछ ज्यादा सिग्निफिकेंट इसमें है नहीं, बस आपको ये ध्यान रखना है कौन सी अमाइनो एसिड जो है वो ग्लूकोजेनिक है और कौन सी कीटोजेनिक है। और मेन जो इसमें ध्यान रखने वाली चीज है वो इसकी जो मेन एंजाइम है, दैट इज द ब्रांच चेन अल्फा कीटो एसिड डीकार्बोक्सिलेज डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स। मेटाबॉलिज्म में बस इतना ही ध्यान रखना है, बट इससे एसोसिएटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट जेनेटिक डिसऑर्डर है। क्या है वो? अगर इस एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है, डिफेक्ट होता है, क्या डिजीज हो सकती है? मेपल सिरप यूरिन डिजीज, MSUD। ये मेटाबॉलिज्म से ज्यादा इंपॉर्टेंट इस टॉपिक में मेपल सिरप यूरिन डिजीज है। इस पे शॉर्ट नोट भी आ सकता है। तो शॉर्ट नोट, जब भी किसी डिजीज के बारे में शॉर्ट नोट आता है तो आपको उसका इंट्रोडक्शन लिखना होता है, उसके साइंस एंड सिम्टम्स लिखने होते हैं, उसमें क्या डायग्नोसिस की जा सकती है और उसमें क्या ट्रीटमेंट किया जा सकता है। चारों पांचों हेडिंग में अगर आप लिखते हो तभी आपका आंसर कंप्लीटली करेक्ट होता है। ठीक है, तो उसी पैटर्न में अपन डिस्कस करते हैं इसको। It is an autosomal recessive disorder. What do you mean by autosomal recessive? पहले तो ऑटोसोम्स क्या होते हैं? First 44 chromosomes. All the chromosomes except the sex chromosomes are known as autosomes. तो इनमें अगर कोई म्यूटेशन होता है तो उससे ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स बनते हैं। What does the term autosomal recessive mean? तभी वो ट्रेट एक्सप्रेस होगा, यानी दोनों कॉपीज जो है होमोलोगस क्रोमोसोम्स की, उन दोनों पे म्यूटेशन होना चाहिए, तभी ये डिजीज एक्सप्रेस हो पाएगी। तो इस केस में देखो, जो अनअफेक्टेड चाइल्ड है उसमें दोनों कॉपीज में म्यूटेशन नहीं है। अगर सिंगल कॉपी में म्यूटेशन होता है, सिंगल जो क्रोमोसोम है उसमें म्यूटेशन होता है, तो दैट बिकम्स अ कैरियर। ठीक है, पर डिजीज तभी मैनिफेस्ट होगी जब दोनों क्रोमोसोम्स अफेक्टेड होंगे। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज ऑटोसोमल रिसेसिव। It occurs due to mutation of genes that code the branch chain alpha keto acid decarboxylase dehydrogenase enzyme complex, resulting in the production of defective enzyme molecules. हो सकता है एंजाइम मॉलिक्यूल्स बन तो रहे हैं, बट क्योंकि म्यूटेशन है तो जो बनना था वो नहीं बन रहा है। इट इज प्रोड्यूसिंग अ फॉल्टी एंजाइम, अ फॉल्टी प्रोटीन which is not able to perform its function. तो इस केस में जो सेकंड स्टेप होगा, ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन के बाद जो स्टेप है, जो मसल्स के अंदर हो रहा है, वो स्टेप इनहिबिट हो जाएगा। अब ये इनहिबिट हो जाएगा तो इसकी जो अल्फा कीटो एसिड्स है ये एक्यूमुलेट होनी चालू हो जाएगी। दिस विल स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग इनसाइड द टिश्यूज एंड दे विल स्टार्ट बीइंग रिलीज्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम। अब क्योंकि ये अल्फा कीटो एसिड्स हैं तो इनके एक्यूमुलेशन और जब ब्लड में लेवल बढ़ जाएगा तो उससे हो जाएगा कीटो एसिडोसिस। ठीक है ना? इसका टिपिकल जो सिम्टम या साइन बोल रहे हैं, हॉलमार्क कैरेक्टरिस्टिक इस डिजीज की होती है दैट द यूरिन एंड ईयर वैक्स आर डार्क कलर्ड, दे रिजेंबल मेपल सिरप। मेपल सिरप का जो कंसिस्टेंसी और कलर होता है वैसी दिखती है। एंड इट इज स्वीट स्मेलिंग विद फेनोग्रीक लाइक स्मेल। क्या होता है फेनोग्रीक? सौंफ। सौंफ जैसी खुशबू आती है यूरिन में से। मेपल सिरप देखा है किसी ने?
नहीं देखा हो तो ये देख लो। ये होता है मेपल सिरप, इसी तरह का इसमें यूरिन का कलर हो जाता है। तो कंपेयर टू अ नॉर्मल यूरिन, द यूरिन ऑफ अ person affected by this disease is dark colored and it resembles the color of maple syrup. Signs and symptoms appear within 24 to 48 hours after birth. Because it is a genetic disorder and is associated with protein metabolism, तो जैसे ही जो इन्फेंट होता है वो फीड लेना चालू करता है, तो मिल्क में भी जो प्रोटीन्स होती है उनके ब्रेकडाउन से अमाइनो एसिड रिलीज होती है। अगर उनमें ऑब्वियसली ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स भी होती है, तो उनका मेटाबॉलिज्म यहाँ अफेक्ट हो जाता है। एंड इट टेक्स 24 to 48 hours after birth for symptoms to start appearing. The urine is dark colored and sweet smelling along with the earwax. Ketoacidosis occurs due to accumulation of alpha keto acids. इसमें न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आते हैं, ठीक है, हाइपरटोनिसिटी, स्पास्टिसिटी, बच्चे का शरीर एकदम जकड़ जाता है। पुअरली ट्रीटेड केसेस में डेवलप इंटेलेक्चुअल मेंटल रिटार्डेशन। Undiagnosed or untreated cases may develop convulsions, coma and respiratory failure leading to early infantile death. तो अगर इसको टाइमली डायग्नोज नहीं किया जाता है, टाइमली ट्रीटमेंट नहीं मिलता है, तो इसमें बच्चे की डेथ होना ऑलमोस्ट सर्टेन रहता है। अब इसको अर्ली डायग्नोज कैसे किया जा सकता है वो देखेंगे। इसको 3 तरीके से क्लासिफाई किया जाता है: इंटरमिटेंट, इंटरमीडिएट एंड क्लासिकल। क्लासिकल मतलब जो टिपिकल केस होता है वो। इंटरमिटेंट में कभी कभी जो सिम्टम्स है वो कभी कभी आते हैं, बिकॉज इन दिस केस हो सकता है म्यूटेशन इतना वाइड स्प्रेड नहीं हो या सारे सेल्स को अफेक्ट नहीं कर रहा हो, तो 8 to 5% ऑफ नॉर्मल एंजाइमेटिक एक्टिविटी इज स्टिल प्रेजेंट। थोड़ा बहुत काम चल जाता है, कभी कभी सिम्टम्स आते हैं। इंटरमीडिएट में एंजाइमेटिक एक्टिविटी का लेवल और कम हो जाता है, ओनली 3 to 8% एंजाइम मॉलिक्यूल्स शो नॉर्मल एंजाइमेटिक एक्टिविटी। और जो क्लासिकल केस होता है उसमें लेस देन 2% एक्टिविटी एंजाइम की नॉर्मल होती है, बाकी डिफेक्टिव होती है। डायग्नोसिस कैसे करते हैं इसकी? इट इज डायग्नोस्ड यूजुअली बाय स्क्रीनिंग द इन्फेंट्स एट बर्थ। तो बर्थ होते ही बच्चों को स्क्रीन किया जाता है, अपने यहाँ पे नहीं होता ये। जो थोड़े डेवलप्ड देश हैं वहाँ पे ये चीज़ काफ़ी कॉमन है, वहाँ एक्चुअली इनकी जो गाइडलाइंस है उनमें है। फॉर एग्जांपल अगर आप यूके का देखो, तो यूके का नेशनल स्क्रीनिंग कमेटी का जो प्रोग्राम है, जो शेड्यूल है, इन दैट इट इज़ रिकमेंडेड दैट एवरी न्यूबॉर्न बेबी हैज़ टू बी स्क्रीन फॉर सर्टेन जेनेटिक डिसऑर्डर्स। 4-5 होते हैं, उनमें से एक ये भी डिजीज़ आती है, मेपल सिरप यूरिन डिजीज़। तो इसका इस तरह से एक कार्ड होता है। तो जब भी न्यूबॉर्न बेबी बॉर्न होता है, आईसीयू में होता है या जहाँ वार्ड में होता है, तो वहाँ उसका ब्लड सैंपल लेते हैं। इस कार्ड पे जो लास्ट में 4 गोले दिख रहे हैं, दैट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ ब्लॉटिंग पेपर। उसमें एक एक ड्रॉप ब्लड की कलेक्ट करते हैं। ब्लड सैंपल इज कलेक्टेड एट day 5 आफ्टर बर्थ। सैंपल इंक्लूड्स 4 ड्रॉप्स ऑफ ब्लड बाय हील प्रिक टेस्ट। तो हील पे प्रिक करके ब्लड की एक एक ड्रॉप, चारों जो सर्कल्स बने हुए उनमें एक एक ड्रॉप कलेक्ट करते हैं। द ब्लड स्पॉट्स देन आर अलाउड टू ड्राई and they are analyzed for the presence of alpha keto acids by using the technique known as mass spectrometry. मास स्पेक्ट्रोमेट्री एक बहुत वर्सेटाइल टेक्निक है। इसमें किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर, अनआइडेंटिफाइड मॉलिक्यूल है, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको क्वांटिफाई कर सकते हैं कितना है। तो उस चीज से इसको वहां पे यूके में टेस्ट किया जाता है। Other genetic disorders that are screened along with maple syrup urine disease are phenylketonuria, cystic fibrosis, sickle cell disease and congenital hypothyroidism. तो जो ब्लड सैंपल्स लिए इतने सारे, उनमें इन सब की भी टेस्टिंग होती है। तो ये सारा एक पैनल बनता है वहाँ पे, जहाँ पे जेनेटिक डिसऑर्डर्स की बर्थ पे ही स्क्रीनिंग हो जाती है, ताकि बच्चे को अगर कुछ आगे इमीडिएट ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट हो तो उसमें डिले नहीं हो। प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट, पहला तो प्रिवेंशन है इसमें, दैट इज प्रीनेटल जेनेटिक काउंसलिंग। आफ्टर मैरिज वहाँ पे होता है, यहाँ पे तो पता नहीं कितना होता है। आफ्टर मैरिज कपल्स आर स्क्रीन्ड फॉर प्रेजेंस ऑफ म्यूटेशंस। जो भी ये वेल नोन म्यूटेशंस हैं, इनके लिए स्क्रीन किया जाता है। अगर ये पाया जाता है कि मदर एंड फादर
both are carrying a carrier mutation, for example in this case both are carrying the carrier mutation, then the chances of the newborn baby being born with the genetic defect increases. तो उस केस में उनको काउंसिल किया जाता है कि either they abort or they adopt, जो भी different methods होते हैं, so that the baby is not born with the genetic disorder. This is prevention. बट अगर बेबी बॉर्न हो जाता है तो पहला तो उसकी डाइट बहुत ही कंट्रोल रखी जाती है कि उसमें ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स नहीं इंक्लूड किए जाए, कैलोरिक कंटेंट बढ़ाया जाता है उसका ताकि कीटो एसिडोसिस नहीं हो। फिर कीटो एसिडोसिस अगर हो जाता है तो उसका ट्रीटमेंट होता है, और अगर ब्लड में सर्कुलेटिंग कीटो एसिडोसिस ज़्यादा हो जाती है तो हीमोडाइल्यूशन या हीमोफिल्ट्रेशन से उनको रिमूव किया जा सकता है। फाइनली जीन थेरेपी, विच इज़ वेरी कॉस्टली but it is still a viable treatment option. Okay, so this was all about maple syrup urine disease and the metabolism of branch chain amino acids. Any doubts?